ये तो रिकास्ट किया गया, मेल्टेड एंड रिकास्टेड, पिघलाया गया और एक नए शेप में ढाला गया। अब ये एक बड़ा स्फीयर बन चुका था, सिंगल। जैसे घर में छोटी छोटी लोई को मिला के एक बड़ा सा बना दो लोई, तो क्या ऐसे में उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। अगर छोटे छोटे डो हैं और मिला के बड़ा डो बना दो तो जो इनका वॉल्यूम है वही उनका रहेगा। अच्छा, जो छोटा था उसका रेडियस क्या था, स्मॉल आर, और उसका सरफेस एरिया क्या था, एस। इसका सरफेस एरिया सबका एस था। जो बड़ा स्फीयर बना है उसका रेडियस क्या रहा, आर डैश, और सरफेस एरिया एस डैश। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, फर्स्ट पार्ट। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इंटू 27, इट इज इक्वल्स टू, वही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। अगर तुम ये छोटे 27 में पानी में डालते तो वो भी उतना ही पानी डिस्प्लेस करेंगे जितना ये करेंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है ना। चलो, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा सोनाक्षी, स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम बताओ। संजना 4/3 बताया करो, 27। और वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर संजना, दीपिका आप बताओ। 4/3 पाई आर की 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। सही है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, सही है, क्योंकि वहां पर उसका रेडियस क्या है, आर डैश। तुम कल नहीं आई थी, कभी आती हो कभी नहीं आती हो, परसों नहीं आई थी? ऐसा मत करो, बिजी कभी भी मत रहो, खाली रहो। बिजी रहना अच्छी बात नहीं। यहाँ तक समझ आ गई बात? तो अब बताइए कि आर क्यूब इंटू 3 क्यूब किसके इक्वल है? क्या ये आर डैश क्यूब के इक्वल है? तो बताओ 3r का होल क्यूब किसके इक्वल है? आर डैश के क्यूब के, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्यूब रूट लो, यानी थर्ड पावर का रूट। सो 3r का होल क्यूब, इट इज r डैश के इसका 3 क्यूब रूट। तो क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब तुम क्या समझते हो, ये इसकी थर्ड पावर से कट जाएगी। सिंपली भी लिख सकते हो 3r इज इक्वल टू r डैश, अदरवाइज मैं ये बता रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हो। तो तुम इसे ऐसे लिख लो, 3r के क्यूब का 1/3, और उधर भी क्या होगा का 1/3। क्यूब रूट का तो यही मतलब होता है। तो बोलो पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या, और मल्टीप्लाई की कट जाएंगी सारी, और क्या आ जाएगा आपके पास, 3r इट इज इक्वल टू r डैश, क्योंकि पावर से पावर तो कट जाएंगी ना। तो पहले का आंसर आ गया। अगर आप सिंपली लिखना चाहें तो कोई आपका गलत नहीं करेगा, यहीं से सीधा लिख देना r डैश इज इक्वल टू 2। ये तो मैंने बताने के लिए बताया। आगे देखें, अब आपको इनके वॉल्यूम बतानी है, दैट इज रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर और अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर। सोनाक्षी, क्या आप दोनों के फॉर्मूले बताएंगी? बहुत दिन नहीं चल पाएगा, नहीं बोलोगी तो फिर पैसे वापस करने पड़ेंगे। कुछ बोलो चाहे गलत बोलो, अब फिर ऐसे फ्री में पैसे थोड़ी लेंगे आपसे, सिखाएंगे तभी लेंगे। आप बताओ इसका आंसर। 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले को बताओ। सही है, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये क्या आ गया, r/r डैश का होल स्क्वायर। तो बताओ r डैश की क्या वैल्यू आई है, 3r।
तो इसको लिखो 3r, r डैश की जगह स्क्वायर लगा दो, r से r कट गया तो 1/3 का स्क्वायर, तो इनमें कितने का सरफेस एरिया का रेशो होगा? जितनी सरफेस एरिया छोटे की है उससे 9 गुना इसकी होगी बस। अगला देखो, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, ऐसी कई बार कैप्सूल आती गोल गोल होती है, कभी कभी सिलिंड्रिकल भी होती है, ऐसी तो आप लोगों ने देखी ही होगी कैप्सूल, कोई कोई ऐसी भी होती है, इसकी बात की जाए इसकी नहीं। इसका डायामीटर दिया है तो इसमें कितना मेडिसिन फिल होगा? ये कैप्सूल है, इसका डायामीटर कितना दिया है? 3.5 mm, 1 सेंटीमीटर का 1/3। हाउ मच मेडिसिन विल बी फिल्ड इन इट? नाउ इफ इट इज diameter is this much, then what will be its radius? कितना हो जाएगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे सोनाक्षी, क्या वैल्यू आएगी? सही है। सो 1.75 mm। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो कि कितनी मेडिसिन आ सकती है। इसमें भी बीच में ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, उसमें कुछ भरा हो। चलो, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आशीष क्या होता है? ठीक है, तो 4/3 इंटू, ध्यान देके बोला करो, 1.75, ठीक है। 7 से कट करो आशीष। उमेश, सर 2.5, कोई बात नहीं। दिग्विजय 0.? 0.25। हाँ, क्योंकि पहले ही में ही इसका डिजिट के डेसिमल के बाद का यूज हो गया, तब भी ये 2 लिख रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं? डेसिमल यूज हुआ, डेसिमल लगाओ। तो 0.25, 0.25 दिग्विजय, 4 से मल्टीप्लाई करो। 0.25, 0.25 का 4 टाइम्स, 25 पैसे का 4 गुना, नहीं 1 आ गया। 1 इंटू 22, 3 से अभी इसको कट करो। कट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना? चलो, कुछ भी नहीं हो पा रहा तो छोड़ो। अब हम देखते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है तो 1.75 इंटू 1.75, ये डेसिमल में ही आएगा। मल्टीप्लाई करो 22 से 1.75, पर में कितना आ रहा है? तो 3.5 दैट इज 35, 385 आया, 2 डिजिट 3.85 आ गया। और 3.85 में 1.75 का फिर करो, 22 का 17 गुना, तो कितना आया? 2 पंचे 10, 38.5, 38.5 और इंटू 1.75/2, 3 होगा ना सर? हाँ, 3 होगा ना डिनोमिनेटर? नीचे 3 3, नीचे 3 होगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 38.5 इंटू 1.75, 5 5 जा 25, 5 8 जा 30, 5 3 जा 15, 7 से करो, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 59, 7 3 जा 21, तो 26, 1 से करो 385, कितना हो रहा है? 8 5 13, 13 9 22, 9 8 2 10 7 17, 6 हो जाएगा ना? तो और 3 डिजिट पहले 67.275,
67.375. 3 सर 8 2 16 17 17.22 और लोग चेक करो कितना रहा 3 आ जाओ कोई गलती की होगी 1 5 और हाँ 8 नहीं होगा 5 5 5 25 और फिर 5 8 जा 5 3 जा 15 चेक करना पड़ेगा पीछे कितना है अच्छा डिवाइड किया गया ना 38.5 into 1.75 375 आ रहा लेकिन गलती नहीं पता चल रही है चलो 67.375 by 3 अब 3 से डिवाइड करो 9 5 14 चलो 3 से डिवाइड करो that is 67.375 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 4 जा 12 1 7 3 5 is 15 और 3 8 जा 24 तो 22.458 पीछे आ रहा अप्रॉक्स लिया है 46 22.458 ये आ गया इसका वॉल्यूम तो mm³ है that is 22.46 mm³ approx अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स इनके में एनवीके में आ रहा है फिर उसके बाद फिर दूसरे हिस्ट्री और दूसरे कुछ करेंगे इनका एग्जाम होने वाला है ना ये टाइम लेकर चलो स्टैटिस्टिक्स निकालो मैथमेटिक्स which deals with now इसको क्या कहेंगे सांख्यिकी जो संख्याओं से डील करे उसे क्या कहेंगे सांख्यिकी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with collection of data उनको इकट्ठा करना पड़ेगा डेटा को कलेक्शन ऑफ डेटा इसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा उससे कुछ करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा उनको फिर छोटे से बड़े क्रम में लगाना पड़ेगा एंड फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिप्रेजेंट भी करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर फर्दर यूज तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल के कमरे में बहुत सारे चार्ट लगे होंगे तो उसका कुछ यूज होगा जो आने वाले जाने लोग हैं वो देखते होंगे कि इनका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है कैसा क्या तो उसको फर्दर यूज के लिए हम ये सब करते हैं इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स फॉर फर्दर यूज is called कई बार आप लोग वनडे ओडीआई में या कहीं पर भी देखते होंगे T20 में बहुत सारे ग्राफ दिखाए जाते हैं कि इंडिया का रन रेट ऐसे जा रहा है तो उनका ऐसे जा रहा है कब कब फॉल ऑफ विकेट हुए कई बार इतने रन इस ओवर में बने उसका पूरा बार चार्ट दिखा दिया जाता है अभी पोल एग्जिट पोल आने वाले हैं फिर पोल का रिजल्ट उसमें भी बड़े ग्राफ दिखाए जाएंगे थोड़ी देर में बिहार के चुनाव का 14 तारीख को रिजल्ट आ जाए तो ये क्यों दिखाए जाते हैं because it is easier for us to understand through graph से हर चीज समझ में आती है तो कलेक्शन ऑफ डेटा देखो collection of data on the basis of collection of data is subdivided into two categories one is primary data and other is secondary
डेटा दो तरीके से किया जा सकता है। एनीथिंग विच इज इन मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। जैसे मैं कहूं कि दिव्या पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये डेटा नहीं है, या ये बहुत ईमानदार है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दिव्या के 87.2% मार्क्स आए तो ये डेटा हो जाएगा। दैट डेटा मे बी रॉन्ग, हो सकता है इसके 87 ना के 86 ही आए। डेटा वो चीज होती है विच इज आइदर रॉन्ग और राइट। ये नहीं होती मैं कहूँ, अगर मैं ये भी कहता हूँ कि तुलसीदास बहुत अच्छे कवि थे तो भी ये डेटा नहीं है, बिकॉज फॉर समबडी ही मे नॉट बी फेमस पोएट, द शेक्सपियर में भी द फेमस पोएट, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए डेटा इज दैट फैक्ट विच इज इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। सो एनी स्टेटमेंट विच इज इन मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। डेटा क्या होता है? एनी statement which is in mathematical form में हो is called data। इसको ये कहा जा सकता है कि there are 20 rivers in India, तो ये डेटा हो जाएगा। हो सकता है 20 से ऊपर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। There are 28 states in India, तो भी डेटा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? There are 28 states in India, और इन दोनों में There are 18 states in India। दिग्विजय, इन दोनों में डेटा क्या हो सकता है, पहला वाला कि दूसरा? करेक्ट, बोथ आर डेटा। डेटा में भी राइट और रॉन्ग, ये जरूरी नहीं है। डेटा जो भी दिया जा रहा है, कोई कैसा डेटा है तो रॉन्ग है, तो ये करेक्ट है और ये क्या है, इनकरेक्ट। सो अब जरा देखिए, बोथ आर डेटा, ये भी एक डेटा है। सिंगल कोई फैक्ट हो तो उसे डेटम कहते हैं, और प्लूरल होगा तो डेटा। दैट इज सिंगुलर ऑफ डेटा इज डेटम। डेटम क्या हुआ? सिंगुलर, और डेटा ये क्या हुआ, प्लूरल हो गया। तुम ऐसा ठीक रहेगा। तुम अनिकेत सो गया करो, यहीं पे क्यों जमाई देते रहे, सोया करो घर में कोई। अब अगले देखो, कालिदास इज फेमस पोएट, तो ये अनिकेत डेटा है या नहीं? नहीं है। कालिदास इज इंडियाज फेमस पोएट। इट इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी के फीचर में, किसी के वर्च्यूज में ये है, तो वो वर्च्यू बेस्ड कोई डेटा नहीं होता। इट इज नॉट ए डेटा। डेटा as for some person it may be correct and for other persons it may not be correct. It is merit based, तो कोई इसकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन तो हो नहीं सकती, इसलिए डेटा नहीं। ईयर होगा तो डेटा होगा कि इस ईयर में हमने 8th पास किया, इसमें 9th पास किया, सब डेटा होगा, सही है, तो डेटा होगा। अब जरा देखिए, प्राइमरी डेटा क्या होता है? मान लीजिए आपके क्लास में मॉनिटर को टीचर टास्क देता है कि जाओ सब बच्चों का मोबाइल नंबर और ब्लड ग्रुप लिख के लाओ, तो एनीथिंग विच इज कलेक्टेड इंडिविजुअली इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। सही है, एनीथिंग। सो एनी डेटा विच इज कलेक्टेड इंडिविजुअली is called प्राइमरी डेटा। जरूरी नहीं कि वो डेटा हम सबके पास डोर टू डोर जाके कलेक्ट करें। टीचर एक पर्ची पकड़ा सकता है, सब लोग मोबाइल नंबर देकर उसमें लिख देंगे, वही प्राइमरी डेटा है। दैट इज मोबाइल नंबर्स एंड ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। मोबाइल नंबर एंड
blood group of all students of 9th C, मान लीजिए 9th C के बच्चों का collected by teacher, इसे क्या कहा जा सकता है? मोबाइल नंबर सबका ले लिया बच्चों का, इट इज प्राइमरी डेटा। और ऐसे बहुत सारे डेटा जो कलेक्ट करते हैं। एनी डेटा विच इज कलेक्टेड डोर टू डोर इज आल्सो, उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। एनी डेटा विच इज कलेक्टेड एट डोर टू डोर बाय सेंसस ऑफिशियल। सेंसस ऑफिशियल का सेंसस वाले आपके अभी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 3 पेज लेकर आएंगे, जनगणना होने वाली है। हर घर जाएंगे, छोटी छोटी जानकारी लेंगे आपसे, उसे कहेंगे जनगणना। हर 10 साल में होती है और फिर से अनाउंस हुई है तो फिर होगी। और फिर वो नीति आयोग के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा इस डेटा को भारत के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा कि कितने लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी गरीबी रेखा। सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो सेंसस का क्या मतलब होता है दिव्यांग? जनगणना। क्या होता है बोलो? बोलो क्या पूछ रही बताओ। जनगणना के अधिकारियों के द्वारा घर घर जाकर सारे डेटा कलेक्ट करना। ये कैसा है? प्राइमरी डेटा। एक एक घर में आधे आधे घंटे रुकते हो। अब सेकेंडरी डेटा क्या है? नोट कर रहे हो ना? प्रॉपर्ली हो सेकेंडरी डेटा। डेटा विच इज टेकन, कहां से लिया जाए निकेत? फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम मैगजीन या फ्रॉम इंटरनेट। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप देखना चाहते हो कि भाई कहाँ कहाँ के लोग कितने पैसे वाले हैं, हम अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, मुंबई में लगाएं, अहमदाबाद में लगाएं, कहाँ लगाएं। तो आप बहुत सारी चीज़ें, सब खुद ही तो डेटा नहीं कलेक्ट करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से ले लोगे जानकारी, उसके बेसिस पे करोगे। तो डेटा आप ही भले ही उसको यूज़ करो, लेकिन मैगजीन से पढ़ के बहुत डेटा आपके माइंड में है। सो डेटा विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर सोर्सेज फॉर योर यूज़, ठीक है, इट इज़ टेकन फ्रॉम अदर सोर्स। अब कोई चला जाए तुम्हारे प्रिंसिपल के पास, कहे सभी बच्चों के नंबर दो और ये देखिए मैं आपके लिए सोने की घड़ी लाया, और बच्चों के नंबर ले ले और फिर बच्चों को परेशान करे फ़ोन कर करके कि आओ हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ो या ये करो, ऐसे करो। ऐसा लिया जा सकता है। तो वो तुम्हारे यहाँ के डेटा को दे देंगे, लीक कर देंगे, और बाकी परेशान आप होते रहिए। सो द डेटा विच इज़ टेकन फ्रॉम अदर सोर्स फॉर योर यूज इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। which is collected by some one other and used by some other person is called secondary data. For example क्या हुआ? That is literacy rate। अगर हम चाहें कलेक्टेड ऑफ इंडिया स्टेट वाइज हम लेना चाहते हैं, तो जिससे कि हम अपना लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं कुछ। कलेक्टेड फ्रॉम कहाँ से ले लिया जाए? कलेक्टेड फ्रॉम मैगजीन से ले लो, या सम इंटरनेट से ले सकते हैं, और कहीं से भी ले सकते हो। कोई क्रॉनिकल का मतलब जो समय संबंधी सूचना दे, ऐसी बहुत सारी किताबें आती। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को समय के अनुसार लगा। तो क्रोनो का मतलब टाइम होता है, तो उसी से वर्ड क्या आया? क्रॉनिकल। और कहीं से भी ले सकते हो, मैगजीन से ले सकते हो। इस सेकेंडरी डेटा
When data is collected, अब देखो मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब क्या करोगे, डेटा का कलेक्शन हो गया, अब उसको आप एनालिसिस करोगे कि किस किस तरीके से हम उसको सेग्रीगेट करोगे. नाउ डेटा इज सेग्रीगेटेड एंड रीअरेंज्ड, और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे. चलिए नाउ डेटा को अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा. वंस डेटा इज कलेक्टेड, इट इज अरेंज्ड, उसका अरेंजमेंट किया जाएगा, एंड रिप्रेजेंटेड, इसका रिप्रेजेंटेशन भी किया जाएगा. डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड किस किस फॉर्म में, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन, ठीक है, टैली चार्ट. पहले क्या कर सकते हैं, टैली चार्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा. यस सर. टैली चार्ट में क्या होता है कि ऐसे 4 लाइन होती है, ऐसे कट कर दिया जाता है. ये भी एक सिंपल है, और कई बार पिक्चर बना के भी करते हैं, दैट इज पिक्टोग्राफ. तो पिक्टोग्राफ में जैसे कितनी कारें हुई तो हम ऐसे कार का सिंगल बनाएंगे, और इसको 1000 कार लिख देंगे, तो ऐसे पिक्टोग्राफ में हम दिखा देते हैं कि किसी ने 4000 कारें बनाई है किसी महीने में, तो 4 कार दिखा देंगे, एक कार का मतलब 1000. ऐसे भी तो होता है. बार ग्राफ भी होता है. तो बार ग्राफ में क्या होता है, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग बनाई जाती है, ऐसा भी तो आप लोगों ने किया होगा. हिस्टोग्राम भी होता है. अच्छा, बार ग्राफ में जो बार तुम बनाओगे वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में क्या कोई गैप होता है, ये बार ग्राफ हो गया. पाई चार्ट हो गया, और हिस्टोग्राम भी हो गया. हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या अंतर है, हिस्टोग्राम में जो भी मीनारेट्स होती है वो आपस में लगी हुई होती है, तो ये हिस्टोग्राम. ये बार ग्राफ और ये हिस्टोग्राम. पाई चार्ट हो सकता है. पाई चार्ट का क्या मतलब है, सर्कल बना लिया, इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे है तो इतने ये हैं, तो इतने हैं, इतने एससी हैं तो इतने एसटी हैं, ऐसे पाई चार्ट दिखा दिया. और क्या हो सकता है, एंड पॉलीगन, इन सब के फॉर्म में दिखाया जा सकता है. वो ये सब तुम्हारे कोर्स में है. सर ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. चलो अब एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले है बार ग्राफ. सो बार ग्राफ में क्या होगा, डिफरेंट कमोडिटीज, ये जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम एक्स एक्सिस में दिखाएंगे, और विद इक्वल स्पेसिंग, एंड द वेरिएशंस आर शोन अलोंग वाई एक्सिस. बार ग्राफ देखिए, ठीक है. It is pictorial in this bars associated with different variables are shown on x-axis and height of variable at equal spacing. Height of variables are measured along y-axis. Whatever scales are there along y-axis is to be mentioned.
that is scale along y-axis is to be mentioned. Also, what does the x and y axis depicts? दोनों क्या बता रहे हैं ये भी तो बताना चाहिए. एग्जाम्पल 1 में देखिए, एग्जाम्पल 1 क्या दे रहा है? क्लास 9 के 40 स्टूडेंट्स से पूछा गया कि उनकी मंथ ऑफ बर्थ क्या है, एंड ऑन दैट बेसिस द डेटा वाज प्रिपेयर्ड. और उसका जो डेटा प्रिपेयर किया गया वो अगले पेज में दिया गया है, जिससे कि उनको विश किया जा सके. तो सबसे पहले अगर आप जनवरी में देखेंगे तो कितने बच्चे हैं 40 में जिनका डेट ऑफ बर्थ पड़ रहा है? 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जनवरी में मैंने 3 दिखा दिया. इसको स्केल से दिखाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैंड ड्रॉन है. ये सबसे स्किल्ड बच्चे को दिया जाता है डेटा बनाने का काम, क्योंकि जो डेटा जाएगा वो किसी हाई ऑफिशियल सबसे रेप्यूटेड प्लेस पे वो टांगा जाएगा डेटा. ये पिक्टो यहाँ बड़े बड़े अफसर आएंगे, तो ये सबसे स्किलफुल वर्क है. तुम्हारा डेटा आई कैचिंग होना चाहिए, ये जो फ्लॉलेस होना चाहिए, जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए. जितना सुंदर हो सके उतने उसमें मार्क्स होते हैं. अब अगला देखो, फरवरी में कितने बच्चों के हैं? इक्वल स्पेसिंग. जो स्पेस यहाँ है, अगर तुम यहाँ 1 सेंटीमीटर छोड़ रहे हो तो 1 सेंटीमीटर के बाद फिर यहाँ 1 ही सेंटीमीटर छोड़ना है. इक्वल विड्थ होनी चाहिए. फरवरी में 4 बच्चों के डेट ऑफ बर्थ पढ़ रहे हैं, तो फरवरी में 4 तक ले जाओ, ये सब काम स्केल से ही होगा. फिर इसके बाद मार्च अप्रैल और अप्रैल में 2 बच्चों के पढ़ रहे हैं, तो इक्वल विड्थ रखते हुए 2 को दिखाएं. Though it looks ordinary, but it is a very special task that is to be executed by a skilled student. Now मई में कितने बच्चों के पढ़ाए? जरा चेक करो, 4 के कि 5 के? 5. तो मई तक 5 के ले आओ. मई, जून में कितने हैं? 1. जुलाई में 2, जून में 1 पे दिखाई है, जुलाई में 2 के लिए भी देखो कहाँ तक जा रहा है. 2 यहाँ तक दिखा, इसमें भी 2 ही दिखाना है. ये 2 यहाँ तक आ रहा है. 2 के लिए उसके बाद 6 दिखा है. आफ्टर दैट 3 और फिर 4. 3 दिखाओ, 3 फिर 4 दिखा दीजिए. Now, यहाँ लिखो स्केल along y-axis. तो स्केल लिखिए y-axis. 1 सेंटीमीटर is 1 student. एक स्टूडेंट, अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर का मतलब एक बच्चे का है, और यहाँ लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. दिसंबर रह गया, एक और सभी में मंथ लिखो. चलिए, ऑन दिस बेसिस नाउ आंसर. तो ये क्या हो गया? मंथ्स ऑफ बर्थ. देखते ही किसी को पता चल जाए ये किसका चार्ट है, तो यहाँ लिखो मंथ ऑफ बर्थ और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एरो भी लगाया जा सकता है, बुक में एरो लगा है. इधर मंथ ऑफ बर्थ बढ़ता चला जा रहा है,
हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्ड। इसमें किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने से ही पता चलता है कि नवंबर महीने में 3 पार्टी आपको मिलेगी, क्योंकि 3 बच्चों का जन्म हुआ, 3 बार केक कटेगा क्लास में। So that is how many students? चार। तो 4 बच्चों को मिल जाएगा, 4 की पार्टी देंगे तो चलो ना। पहले का आंसर है 4 स्टूडेंट्स, और सेकंड का देखो, इन विच मंथ देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। अगस्त। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और कहा गया है फैमिली अपने 20,000 रुपए कमाती है और अलग अलग कमोडिटी में पैसा खर्च करती है, तो सबसे 4,000 तो उसका ग्रोसरी में ही खर्च हो जा रहा है, तो उसने 20,000 के बजट को कैसे डिवाइड किया है? दैट इज 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 6, 7, 7,000 से ज्यादा तो किसी में वो खर्च नहीं करती। 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1 सेंटीमीटर पे लेना है। दैट इज एक्सपेंडिचर इन 1000। जो यूनिट्स लिखी जाती है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज लिखो। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? दैट इज हेड्स, अंडर विच हेड्स दीज आर एक्सपेंडेड। तो लिखिए 1 सेंटीमीटर पर टिक लगा लो, 1 सेंटीमीटर का गैप और 1 सेंटीमीटर की थिकनेस, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ज्यादा छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं छोड़ना ज्यादा, 1 का इस सब जगह रखना है। तो पहला ग्रोसरी में चेक करो कितने हजार खर्च हो जाते हैं। 4,000 उनके घर के राशन पानी में खर्च हो जाते हैं। रेंट में 5,000, नेक्स्ट इज एजुकेशन, 5,000 बच्चों की पढ़ाई में भी लग गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेडिसिन में 2,000, उनके यहाँ कोई होगा भी ना, मेडिसिन में 2,000 रुपए लग गए। अब देखो 2,000 का पेट्रोल लगा देते हैं वो लोग, या हो सकता है घर की रसोई गैस, कोई ना कोई फ्यूल है जिससे चलती है चीज। इंटरटेनमेंट भी 1,000 का कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ मिसलिनियस, कभी मेहमान भी आ जाता है उनके यहाँ, तो उस पर भी खर्च हो गया। जो भी हेड्स हैं उनको सबको दिखाओ। दैट इज ग्रोसरी, जो भी लिखोगे वो केयरफुली लिखो, प्रॉपरली। दैट इज रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी तब ऐसे ऐसे लिखना है, और ऐसे भी लिख सकते हो। मेडिसिन, फ्यूल एंड एंटरटेनमेंट, और मिसलिनियस, मिसलिनियस का मतलब है विविध खर्चे। अब देखो स्केल अलोंग वाई एक्सिस, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹1,000, और नीचे हेड्स लिखो। आपको इसने कहा है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ, तो ये दैट इज बार ग्राफ हो गया। अब देखिए अगली चीज समझिए, हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम नेक्स्ट पेज पे आप देखो,
कई बार एक टीचर ने क्लास के बच्चों के मार्क्स लिख के लेके प्रिंसिपल को दिखाया, तो कैसे उसने दिखाया? दैट इज एग्जांपल देखो कि मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th C के स्टूडेंट्स का इन मैथ्स out of 50 marks is given below. ऐसे दिखाया कि देखो सर हमारे क्लास 9th C के बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके कितने अच्छे मार्क्स हैं। तो उसने दिखाया 30, 35, 40, 25 ऐसे दिखा दिया, 48, 45, 40, 42, 28, 26, 20, 21, 23, 25, 40, 42, 45, 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 45 ये करेक्ट कह रहे हैं कि 3 बार हो गया, बहुत अच्छा। ये अब सब लोग ध्यान से समझो, ये नवदीप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 35 और लोग नहीं इतने ध्यान से पढ़ रहे। 37, 38, 38 तो 2 बार भी आया, सही है। अब देखो 29, 29, 30, 35 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, फिर 37, 40 और 50 ये हो गए। उसने दिखाया कि हमारे यहाँ जो बच्चे पास हुए वो ऐसे हुए। तो अब जब ये चीज दिखाई है तो प्रिंसिपल ने उसको तुरंत ही अपने ऑफिस से भगा दिया, बोला बाहर निकलो तुम, यहाँ पे हमको पूरे कितने काम करने होते हैं तुम्हारे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करके लाए हो तुम नंबर, टीचर को बाहर कर दिया। तो डेटा कई तरीके से होते हैं। डेटा होते हैं डिस्क्रीट डेटा, वो अलग अलग लेके गया। और इस जब डिटेल्ड डेटा होता है तो कैसा होता है? इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। कैसा कहेंगे? डिस्क्रीट है, अलग अलग। और दूसरा कौन सा होता है बोलो? डेटा अलग, एक डिस्क्रीट डेटा भी हो सकता है, और एक होता है दैट इज कंटिन्यूअस डेटा। कैसा? कंटिन्यूअस डेटा। तो जब ये बाहर चले गए तो फिर उसके बाद उन्होंने अरेंज किया डेटा ऐसे अरेंज किया, कुछ बच्चों के कम भी नंबर थे, अब एक दो के और भी कम कर देते हैं। मान लो एक के 17 थे, एक के 18 थे, 2 इसमें कम कर दिए, 2 इधर भी कम कर दिए, एक के 5 थे और एक के 7। ठीक है। तो अब इसने फिर अरेंज किया कि उस आई कैचिंग होना चाहिए। प्रिंसिपल देखा रहे ये हाँ ठीक है एक एक सेकंड में उसको एक उसको काम करने होते हैं, डिटेल में देख सकता है। तो अब ये लिखो क्लास, इसको क्या लिखोगे? तो कितने बच्चों क्लास इंटरवल, तो 0 से 10 नंबर कितने बच्चों के आए, यहाँ मार्क्स को दिखा रहा है वो। और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये जो क्लास इंटरवल होता है इसमें इस चीज को कहते हैं क्लास। क्या कहेंगे? और इस किसी भी क्लास में उसकी अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। इसको क्या कहते हैं बताओ? 10 को अपर लिमिट, उच्च सीमा, और इसे निम्न सीमा, दैट इज लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास। अगर किसी बच्चे के 10 नंबर आए होंगे तो इसमें काउंटिंग होगी कि इसमें काउंटिंग होगी? तो अपर लिमिट is not included in any class। तो इसमें 10 will be counted। For example 10 marks किसमें काउंट होगा? Will be counted in 10 to 20 class। क्लास साइज से तुम क्या समझते हो? ये तो तुम्हें पता चल गया
कि क्लास साइज क्या है बताइए, कितने का उसने क्लास साइज बनाया, दैट इज अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो अनुष्का क्या हुआ इसका क्लास साइज, किसी भी क्लास का, दैट इज 10 माइनस 0 कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज कितने का बनाया, तो उसने 5 क्लास बना ली। इतनी बात हो गई। और क्लास मार्क से तुम क्या समझते हो, क्लास मार्क इट इज लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट और अपॉन 2, जरा जोड़ के तो करो, दैट इज 0 प्लस 10/2, तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा, करेक्ट, ये तो 5 आ गया, 0 प्लस 10/2, तो 10/2 कितना आया, 5 आ गया। तो मिड पॉइंट को कहते हैं क्लास मार्क। बोलो बात समझ आई। अगर दो बच्चों के 0 से 10 तक मार्क्स हैं, अगर दो बच्चों के कितने मार्क्स हैं बोलो, 0 से 10 तक मार्क्स है, तो बोलो उन दो बच्चों के 0 मार्क्स माने जाएं कि 10 मार्क्स माने जाएं कि ठीक बीच वाले माने जाएं, क्योंकि ये कहना गलत होगा कि सभी 0 लाएं, 0 से 10 तक लाएं तो क्या सब 0 आने हैं, और क्या सब 10 वाले हैं, ना इधर वाला ना उधर वाला, बीच का माना, सही है। अब जरा देखो, तो तुमने ये लिख दिया क्लास इंटरवल। अब ये बताइए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितने बच्चों के नंबर आए, इसको कहते हैं बारंबारता, कितने बार इस इंक्लूडेड है। 0 से 10 कितने बच्चों के, जरा टिक तो करो, कुछ पता चल रहा है, तो दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। जब जहां मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं वहां तुम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, और जहां मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूं वहां तुम मार्क्स भी लिख सकते हो, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। 10 से 20 दीदी का कितने बच्चों का है, चेक करो, 2 ही है ये दोनों, ठीक है, तो 2 लिख लिया। और 20 से 30 देखो, तुम 20 से 30 देखना तो 30 मत देख लेना, 20 से 30 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो तुम ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, सही है। अब अगले में तुम जब देखोगे इस वाले में, तो 30 से 39 तक ही देखोगे, 40 नहीं देख लेना। और इसमें किसे देखोगे, 20 से 29, अपर लिमिट इंक्लूड ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए, सबको मिला के 40 भी आनी चाहिए, नहीं तो फिर से डेटा करना। अब 40 से इस लास्ट वाली में 50 भी जोड़े जाते हैं, ये थोड़ी कि 50 वाले को कहीं छोड़ ही दोगे, वो भी तो इंक्लूड आएगा। चेक करो 50 कितने आए क्या, कहीं नहीं, चलो कितने आए, 10 आ गए, अभी तक 13 देखना पड़ेगा। 40 से 10 आ रहे तो मैं चेक कर लेता हूँ। टोटल लिखो यहाँ पे, टोटल कितने हैं, 7 2 9 2 11 11 9 20 10 30 30 आ गए, करेक्ट है। आपने ये क्या किया बताओ, जो कंटिन्यूअस डेटा होते हैं ना, इसको कहते हैं, ये जो तुमने बनाया इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस पूरी टेबल का नाम क्या है, तुमने फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रिंसिपल ने उनको बिठाया, चाय भी पिलाई, बोले और शर्मा जी कैसे हैं, चलो और बैठो थोड़ी देर बात करें। शर्मा जी से बात की और बोले अगले हफ्ते तुम्हारा प्रमोशन है, जाओ एंजॉय करो, पार्टी देना, ये चीज होती है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज क्या हुई बताओ, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब पहले वाले प्रिंसिपल समझ पाता कुछ, यहाँ देखते समझ गया, अरे तुम्हारे तो ज्यादा अंकों में ज्यादा बच्चे हैं, ये तो बहुत अच्छा तुमने रिजल्ट दिया। तो इसका नाम है
फ्रीक्वेंसी बारंबारता आवर्त सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसके लिए बनती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल बन गई। अब जब टेबल बन गई तो अब हम बात करते हैं कि उसे वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम। किससे रिप्रेजेंट की जाती है? देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज represented by histogram। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इन दिस जो क्लासेस कहां शो की जाएंगी? क्लासेस आर शोन along x-axis and देयर वेरिएबिलिटी या देयर फ्रीक्वेंसी कहां शो की जाएगी? बताओ। along y एक्सिस। तो इसको ऐसे शो करो, इसमें यहां से शो करो 0 से 10, 10 से 20। वेरियस बार्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। उनके बीच में गैप नहीं होता, देयर इज नो गैप बिटवीन बार्स। बोलो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये क्या चीज हुई? मार्क्स। ये डिफरेंट मार्क्स हो गए। तो इस तरफ मार्क्स हो गए और इधर क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसा दिखा दे। 5 से भी ज्यादा तो कोई बात नहीं, तुम दिखाओ 2 4 6 8 10 ऐसे भी दिखा सकते हो। 10 तक तो मैक्सिमम है ना। यहां लिखो स्केल 0 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स? जरा चेक तो करो। तो 2 तक के लिए तुम यहां पर एक ऐसे बना दो और बताओ 10 से 20 कितने हैं? क्या वो भी 2 है? तो ऐसे बना दो। और 20 से 30 कितने हैं? 7 के लिए क्या करोगे? 6 से भी ऊपर ले जाओ। और 6 और 8 के बीच में क्या है? यही तो 7 है। तो ऐसे बना दो। और अगर आपसे कहा जाए 30 से 40 तो 9 कहाँ है? 9 के लिए आप क्या करेंगे? बोलो 30 से 40 के लिए ऐसे बना दीजिए। 40 से 50 कितने बच्चे हैं? 10। इनकी तो ग्राफ बढ़ती ही चली जा रही। नाउ तो ये कितना हो गया? ये पता चल गया हिस्टोग्राम क्या होता है। दीज आर कंटिन्यूअस बार। और स्केल में क्या लिखोगे? बोलो y एक्सिस में कैसा है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। और अभिनव x एक्सिस में क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ये मार्क्स बता रहा है। चलो इधर भी एरो, इधर भी एरो। वैसे अगर तुम इन सबके मिड पॉइंट को भी मिला लो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा। मिड पॉइंट को मिला लो तो पॉलीगन बन जाएगा। सही है, आगे बताएं। तो ये बन गया हिस्टोग्राम। इन हिस्टोग्राम डिफरेंट क्लास इंटरवल्स आर अटैच्ड। जरा आप पेज नंबर 154 पर आइए और 154 पर बना हुआ हिस्टोग्राम देखिए। नाउ अब देखो, तो यहां दिखाया गया है कि क्लास 9th के बच्चों का वेट दिखाया गया। दैट इज जो वेट है इन केजी में है
और सबसे हल्का बच्चा जिसको कि सभी लोग गोद में लिए घूमते हैं वो इतने किलो का है और दैट इज 35.5 से 40.5 से 45.5 और 45.5 से 50.5 सबसे भारी बच्चा 60.5 kg का है जिसका नाम अंगद है। इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्लास हो गई, जैसे तुमको बता देना क्लास। और अब कितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी कही जाएगी। स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी है, कितने फ्रीक्वेंट है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार आया है। और ये क्या हो गई, क्लास इंटरवल। कोई एक की बात करोगे तो वो क्लास हो गई और क्लास साइज भी हो जाता है क्लास मार्क्स, कोई बात नहीं। अब इनके स्टूडेंट्स के जरा नंबर तो लिखो। 9 बच्चे 9 6 15 312। चलो, जब इसका आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 छोड़ दें, 20 छोड़ दें, 30 छोड़ दें, फिर आगे चलें। लेकिन ऐसा करने में ये छूटा हुआ ग्राफ लगेगा और अगर प्रिंसिपल के रूप में लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो हमारा एसोसिएटेड नहीं है वहां एक हम किंक बना देते हैं। किंक का मतलब है कि दिस पोर्शन इज फ्रॉम 0 to 30.5, यानी ये सब यहीं पे। तो हमारा ग्राफ ऐसे अधूरा अधूरा नहीं लगता कि गैप नहीं लगता। 30 kg से हम लोग शुरू करें, 5 किलो का तो कोई होगा नहीं बच्चा वहाँ पे, मार्क्स तो शुरू से ही बन जाएंगे। लेकिन अब वेट तो नहीं हो सकता ना 5। जरा देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने हैं, हाईएस्ट कितने हैं 15। तो तुम 2 2 का ले लो 1 1 सेंटीमीटर में, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 16। तो इससे हो जाएगा। ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता ग्राफ। 2 4 6 एक रेक्टेंगल तक में आ जाना चाहिए ग्राफ। ऐसा शेप हो कि अच्छा खासा रेक्टेंगल हो। अगर तुम ऐसा ग्राफ बना दोगे बिल्कुल चपटा सा, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सारे ग्राफ बड़े लंबे 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 इमारत मुंबई की तरह, तो अच्छी लगेगी क्या? और एक ऐसा पतला सा बना दो तो भी अच्छा लगेगा क्या? झोपड़पट्टी धारावी की तो नहीं, ये अच्छा लगता है। एक सुंदर सा आयत, एक रेक्टेंगल, सही। तो इसलिए हाइट इज टू बी जुडिशियसली सेलेक्टेड। 10 12 14 और 16। तो अब जरा देखें 30.5 से 1 1 सेंटीमीटर पे लो, 35.5 40.5 45.5 50.5 55.5 और लास्ट क्या है 60.5। इसे लिखो वेट इन केजी और इधर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इधर एरो बना दें, ये इधर एरो बना दें। और आप देख लें ग्राफ में भी एरो बना है, ये मुझसे चूक हुई है, लेकिन आप ऐसी चूक ना करें, दोनों तरफ एरो बना है। अब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखना होता, इतनी बात है, सही है। नहीं लिखा जैसा बुक में वैसे ही करो, वही आपका एक तरीके का टेम्पलेट है, बिल्कुल वो आइडियल है, उसी पे चलना, ठीक है। अब जरा देखो, मैं तो आगे बीएससी तक के जो भी ग्राफ पेपर देखे कहीं नहीं दिखे, नहीं तो होता तो मैं बता ही देता। आप नेट पे देख लेना, कहीं हो तो फिर हम भी देखना, सही। उसकी जरूरत नहीं है, वो बस अपने मन में सोचना है कि एक्सेस वाई, उसका वहाँ कोई जरूरत नहीं। अच्छे अच्छे। अब देखो बताओ 30.5 से 35.5 तक के कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे कहाँ तक दिखाओगी बताओ? ये बना पहली मंजिल, हर चीज की जो हाइट है यहाँ तक कि ऊपर भी स्केल से ही बनाएंगे, नहीं सोचो कि हम हाथ से मिला देंगे, हाथ से मिला हुआ साफ साफ पता चलता है। और 6 अगले वाले में 6 बनाओ, ये 6 अगले में 15 बनाओ, 15 कहाँ तक है? तो 15 के लिए कहाँ तक बनेगा?
नेक्स्ट इज 3, ये 3 हो गया। नेक्स्ट इज 1 इसका हाफ। अगला देखो 2, तो 2 यहां से ले लो। एक काम और अविश क्या रह गया इसमें कि पूरा हो गया? हाँ, स्केल लिखो। स्केल वाई एक्सिस में क्या है? 1 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। और एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना है जिगिशा? 5 kg। दिस इज 5 kg। अब देखिए, नाउ एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करो, इसके आंसर दो, और दूसरा क्वेश्चन करो। 2 क्वेश्चन करो, ये आंसर इसके पीछे देना।